हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 बुक का चैप्टर 1 जो है इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इक्वेलिटी वर्ड और इंडियन डेमोक्रेसी हमें जानने से पहले हमें ये जानना होगा इक्वेलिटी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेमोक्रेसी। जैसा कि हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी मीन्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं irrespective of their caste, religion, gender or anything, color or anything। और इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए हम यहाँ पे अपने नेता को चूज़ करते हैं इलेक्शन के द्वारा। अब उसी के ऊपर हम लोग को पढ़ना है इक्वेलिटी। अब जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होने पे आपको यहाँ पे साइड में कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शू पॉलिश कर रहे हैं। अब इक्वेलिटी मीन्स क्या, जो जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं इक्वल टू या फिर इक्वल्स मीन्स बराबर होना। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जैसा कि आपको पता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हम लोग को जान लेना ज़रूरी है, जो है हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स ना हो। और इक्वलिटी मीन्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने या फिर लॉ के सामने हर लोग, सब लोग मीन्स इक्वल रहे। अब जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट होने पे हम यहाँ पे अगर देखें तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल्स मीन्स हर आदमी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई जा नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये राइट्स देता है कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने अगर कोई इक्वल नहीं होता तो अमीर आदमी कुछ भी क्राइम करके भाग सकते थे, जो गरीब आदमी है वो लोग बेवजह फंस जाते। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि हर कोई इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया ही था कि पर्सन कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी रिलीजन हो उसका, कोई भी ट्राइब हो, कैसा भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, सब कोई इक्वल है किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। और दिस इज़ नॉट टू से दैट इनक्वलिटी ceases to exist, it does not, but it at least in democratic India the principle of equality of all person is recognized। अब आप लोग सोचेंगे कि इक्वलिटी अगर है ही हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों देखने मिलता है कि अमीर अमीर है गरीब गरीब है। तो इसका कारण कुछ और है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा कि इक्वालिटी क्या है वो जानने में। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see the people are treated with the dignity as a equals। जैसा कि पहले होता था कि ब्राह्मण लोग सुपीरियर होते थे, उसके नीचे आते थे दलित, जैसा कि अभी हमारा कास्ट सिस्टम है जनरल, ST SC। तो उस हिसाब से पहले क्या होता था कि जो अर्लियर कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि कोई उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, रोक सके कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कोई अगर बुक्स पढ़ा है या फिर उनके बारे में जानते हो तो पता होगा कि वो एक महर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता था। क्यों होता था? क्योंकि तब तक हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर बना ही नहीं था कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, हम उन्हें बोल सके कि ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हो तुम। तो इसीलिए उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई, मतलब एकदम पीक पे था उस समय। जो लोअर कास्ट के थे, जो लोग महर कास्ट के थे, जो लोग दलित्स थे, वो लोग को तो मंदिर के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता था, और जो कुआं का पानी था वो भी उन्हें नहीं दिया जाता था क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट के थे। और उन लोगों को बहुत इल ट्रीट किया जाता था। जैसे कि अगर दलित कोई हायर कास्ट के, अगर कोई दलित कास्ट वाला छू ले तो वो फिर से नहाने जाते थे या फिर मतलब छी करते थे। तो वो सब चलता था उस समय। लेकिन अभी प्रेजेंटली इंडिया में ये सब नहीं होता है। अगर होता है तो इट्स ए पनिशेबल क्राइम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। दिस रिकॉग्नाइज ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं जिससे कि
हर कोई कास्ट या फिर हर कोई लोग सुरक्षित रह सके इस डिस्क्रिमिनेशन से। और इन पिक्चरों में जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सूट पैंट वाले लोग हैं जो इन बच्चों से शू पॉलिश करवा रहे हैं। और यहाँ पे दे भी रखा है कि इन दी 1975 फिल्म दीवार, ये 1975 की एक पुरानी मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये दीवार मूवी है जिसमें एक बॉय हु revokes as a suicide refuse to pick up a coin there is at him. He feels that there is dignity in the work and that he does not and insists his to fee to be given respectfully. इस सीन में क्या हुआ था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 बंदे आए थे, मतलब 2 लोग आए थे सूट पेन वाले, ये कुछ अमीर लोग थे। तो इन बच्चों को देख के शू पॉलिश करवाया और शू पॉलिश करा के इन लोगों ने जो पैसा देना होता है वो फेंक के दिया। तो ये बंदा जो कि फ्यूचर में जाके अमिताभ बच्चन बनता है, तो ये बोलता है कि मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, मीन्स मैंने जो काम किया उसके पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझे रिस्पेक्टफुली देना चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे फेंक के दे मुझे। तो ये बंदा नीचे से उठा के इसको हाथ में दे, तो ये सीन में ये हमको देखने मिल रहा है। तो ये मूवी हम लोग छोड़ देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे आपको समझाने के लिए दे के रखा है यहाँ पे। तो हमें अभी समझना पड़ेगा कि इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो या फिर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कांता, यानी मीन्स हाउसमेड या घर में काम करने वाले वो हो, तो उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम है, किसी के लिए डिफरेंट नहीं है और सबको सेम लॉ एंड ऑर्डर ओबे करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंडली क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। और सेकेंड प्रोविज़न क्या है कि किसी भी लोग, कोई भी लोगों को हम या फिर किसी भी बंदे को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसके बेसिस पर, उनके रिलीजन यानी कि उनके धर्म को लेकर। जैसे कि कोई सिख है, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे। कोई मुसलमान है तो तुम मुसलमान हो तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर रेस, फिर कास्ट, कास्ट मीन्स तुम लोअर कास्ट हो, तुम एसटी हो, हम लोग जनरल है, ओबीसी है, वो सब हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर है प्लेस ऑफ बर्थ, मीन्स कोई तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम यहाँ पे पैदा हुए हो इसलिए तुम नीचे बैठो, तुम ऊपर बैठो, ये नहीं कर सकता। और ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम फीमेल हो तो इसलिए तुम्हें ये काम दिया जाएगा, तुम मेल हो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं चलेगा। और अभी तो मेल फीमेल सब लोग जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रूल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि चाहे जैसा भी काम हो, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ीमेल को कम पैसे मिल रहे, मेल को ज़्यादा मिल रहे, सबको इक्वल मिलना चाहिए। फिर थर्ड प्रोविज़न क्या है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। थर्ड प्रोविज़न ये है कि हर पर्सन को ये अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस में फ्रीली जा सके, कोई तुम्हें ना रोके। सपोज़ तुम लोग एक एग्जांपल सोचो, अगर तुम लोग एक पार्क में जाने की कोशिश कर रहे हो या फिर शॉपिंग मॉल में जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक के बोलता है कि तुम लोअर कास्ट तो तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो कैसा फील होगा तुम्हें? ऑब्वियसली बहुत बुरा फील होगा। तो इसीलिए ये सब रूल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है कि कोई तुम्हें ये सब में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और पब्लिक वेल्स वगैरह सब लोगों के लिए इक्वली मिलना चाहिए। ये सब मतलब इल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ हमारा क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। एबोलिश्ड मीन्स कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अनटचेबिलिटी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अछूत बोलते हैं जिसको हिंदी में। जैसे कि किसी अगर लोअर कास्ट के बंदे ने किसी हायर कास्ट के बंदे को छू लिया, सपोज दलित ने अगर ब्राह्मण को छू लिया, तो ब्राह्मण को नहाना पड़ेगा, उसको गंगा जल से नहाना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा, वैसा पहले होता था क्योंकि वो अनटचेबल्स था। अब प्रेजेंटली ऐसा नहीं है, कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकता और अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली एबोलिश्ड है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया फिर करता है तो इट्स ए पनिशेबल क्राइम। उसके लिए हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं।